नमस्कार। आज हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर जितेंद्र भार्गव जी से, एक्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया, जिन्होंने अपनी एक बहुत ही सुंदर पुस्तक लिखी है, डिसेंट ऑफ एयर इंडिया। भार्गव जी, NSCI का आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी अभी चुनाव की तैयारी कैसे है, क्योंकि कुछ ही समय बाकी है अब इस चुनाव के लिए। बात सही है कि समय कम है, लेकिन चुनाव की तैयारी बहुत समय से चल रही थी। इस समय जो वोटर्स को देखना वो ये है कि क्या वो एक इफेक्टिव अपोजिशन के लिए अच्छे कैंडिडेट्स का चयन कर सकते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट हमारे क्लब में वो थोड़ा मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे नियम बदले गए हैं पिछले कुछ समय में जो कि फेवर करता है। उदाहरण के तौर पे रिटर्निंग ऑफिसर को देखिए, वो एक क्लब का एम्प्लॉय है, उनकी लॉयल्टी मैनेजमेंट के लोगों को होती है जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि सैलरी जो CEO को मिलती है, रिटर्निंग ऑफिसर को मिलती है, वो मेंबर्स के फंड से मिलती है। तो उसकी लॉयल्टी क्लब को होनी चाहिए, ना कि ऑफिस बेयरर्स को। तो ये जो कारण है कि रिटर्निंग ऑफिसर सपोर्ट करता है, इसलिए मैंने और एक मिस्टर सुरेंद्र डुगर है, अनदर कैंडिडेट हमारी टीम से, ने एक रिट पिटीशन फाइल की कि रिटर्निंग ऑफिसर की बजाय कोई इंडिपेंडेंट आदमी को होना चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि अगर हम कुछ कंप्लेंट करें, वायलेशन हो रहे हों दूसरी ओर से, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड ही मिलता है। तो भार्गव जी, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो क्लब की मैनेजमेंट ने जो इलेक्शन के लिए जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, आप उससे खुश नहीं है, या जो रूल्स बनाए हैं वो सही नहीं है, और इससे जो कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में आज इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनको एक ट्रांसपेरेंसी नहीं मिल रही है, क्या आपका वो कहना है? मैं 3-4 चीजें बताऊंगा इसके बारे में। नंबर 1, आप पूरे साल को देखिए, कभी इतना ऐसा हुआ है किसी महीने में, किसी फोर्टनाइट के अंदर में, कि इतनी सारी एक्टिविटी क्लब के खर्चे पर ऑफिस बेयरर्स विजिबिलिटी अपनी एनहांस कर रहे हैं, विच इज नॉट अलाउड अंडर द कोड ऑफ कंडक्ट। आपकी बात सही है, बट ये चीज को नजरअंदाज किया जाता है। जब हम कंप्लेंट करते हैं तो ये सोचना चाहिए कि आपके अगेंस्ट कैंडिडेट्स हैं जिनके पास क्लब के रिसोर्सेज नहीं है। अब आप देखिए कैसे कैसे परिवर्तन किए गए हैं। पिछले साल अगर हमारे स्क्रूटनी ऑफिसर्स थे तो वो एक IAS ऑफिसर रिटायर्ड थे, एक IRS ऑफिसर रिटायर्ड थे। अब एक सेंट्रल काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी के 2 मेंबर्स को बनाया गया है। अब चलिए लास्ट ईयर की हिस्ट्री के ऊपर में, एक कैंडिडेट थे जिन्होंने अपना नो ड्यू सर्टिफिकेट गलत तरीके से दिया था। तो जब ये CEO ने रेफर किया केस, तो उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रिकमेंडेशन दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि अब जो स्क्रूटनी ऑफिसर बनाए गए हैं, जो उन्हीं की टीम के हैं, वो कोई न्यूट्रल इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग जब देखते हैं इसके अंदर में कि क्या क्या चीजें हो रही है, उनको जब एडवांटेज मिलता है वो गलत है मेरे ख्याल से। मैं आपसे यहाँ एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस के जो रूल्स और रेगुलेशन जो सही फ्रेम नहीं किए गए हैं, तो इसके लिए आपने कुछ लीगल या कोई कोर्ट की कार्रवाई या कुछ इसको सही करने के लिए कुछ आपने आगे प्रोसेस किया? क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि आपने जो बताया है उस हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है वो फेवरेबल जो रूलिंग पार्टी है उसके हिसाब से हो गई। देखो, उन्होंने सिस्टम परफेक्ट कर दिया। अब जैसे कि एनुअल रिपोर्ट मेंबर्स के हाथ में नहीं आई, क्योंकि क्लब की गिरती हुई फाइनेंशियल सिचुएशन एक बड़ा मुद्दा बन सकता था, उनके परफॉर्मेंस के ऊपर में रिफ्लेक्शन होता। तो 27 अप्रैल को AGM रखी गई है। कानून ये कहता है कि आपको 21 दिन पहले एक एनुअल रिपोर्ट पहुंचनी चाहिए। वर्क बैकवर्ड फ्रॉम 27 इट कम्स टू 6। सैटरडे संडे वो कहेंगे एनुअल रिपोर्ट मिली है, किसी के पास हो गई नहीं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पहले मुंबई और दिल्ली की इलेक्शन 1 हफ्ते के गैप में हुआ करती थी, तो अब उन्होंने इकट्ठी कर दी है कि सेम डे होती है। तो अगर एक कैंडिडेट मुंबई में है तो वो दिल्ली में तो मौजूद नहीं हो सकता, तो ही इज अगेन एट अ डिसएडवांटेज। तो देयर आर टू मेनी डिसएडवांटेजेस। तो मेरी रिक्वेस्ट वोटर से खाली ये है कि आप देखिए ये सब चीजों को जिसका कि मैंने उल्लेख किया है, वोट करिए अपोजिशन कैंडिडेट्स के लिए,
क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्लब की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि हमने बहुत सारे रीसेंट डिसीजन देखे हैं जो कि या तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में डिस्कस नहीं किए गए, अगर डिस्कस किए गए तो ब्लाइंडली सपोर्ट किए गए। और ब्लाइंडली क्यों सपोर्ट किए गए? क्योंकि वो उनके आदमी ये सिस्टम के एडवांटेज लेके इलेक्ट हो जाते हैं, एंड दे आर ग्रेटफुल टू द लीडर्स हु गॉट देम इलेक्टेड रादर देन द क्लब। जिनको क्लब के हित में काम करना वो नहीं कर रहे इस समय। तो इसलिए मैं बार बार ये विनती करता हूँ वोटर्स से, NSCI के सदस्यों से, कि इस टाइम 7 अप्रैल को एक डिसाइसिव मैंडेट दें अपोजिशन कैंडिडेट, जो कि मैनेजमेंट के लोगों को ये बता पाए कि आप अपने मन मर्जी की किसी डिसीजन नहीं ले सकते। कुछ नियम होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बाय होते हैं, और मेंबर्स के हित में काम करें। ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा वोटर्स को 7 को, जबकि वो वोट डालें। क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा है कि आप क्यों इस दलदल में फंस गए। मुझे सिंपैथेटिक चीज़ है, कुछ लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मेरे बैकग्राउंड वाला कैंडिडेट आया है, दूसरे लोग सिंपैथेटिकली बोलते हैं क्यों आया। कहता हूँ भाई किसी को तो आना पड़ेगा। अगर इफ द सिस्टम हैज टू बी क्लीन्ड अप, somebody will have to take the initiative, and I can very proudly say कि I've got a good team to back up। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरी यूनाइटेड एक्टिव फोर्स की टीम को विजय करवाएं, जैसे कि हम इफेक्टिव अपोजिशन प्रोवाइड कर सकें। तो भार्गव जी ने बहुत ही सही मैसेज दिया है NSCI के सारे मेंबर के लिए, और अगर इस मैसेज को आप सही तरीके से समझेंगे तो आपके क्लब की प्रोग्रेस और आपको एक अच्छी मैनेजमेंट टीम मिलेगी। तो मेरा भार्गव जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मेंबर को समझाने की कोशिश की है, और उनका कहना बहुत सही है कि दलदल के अंदर ही कमल का फूल खिलता है, और दलदल के अंदर उतरना पड़ता है कीचड़ साफ करने के लिए। तो भार्गव जी हमारे क्लब के मेंबर हैं जो इस दलदल में उतरे हैं, उनको ना बोलने के बाद भी, और हमेशा ये अच्छी मैनेजमेंट देने की कोशिश करेंगे और देंगे। धन्यवाद भार्गव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र भार्गव है, और आज मेरे साथ में 2 NSCI के बहुत पुराने सदस्य हैं। क्योंकि हमारे क्लब में इलेक्शंस हो रहे हैं, मेंबर्स चिंतित हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तो सुनते हैं इन वेटरन मेंबर्स से। यह है मिस्टर प्रफुल्ल जैन, जो कि 35 साल से मेंबर हैं, और ये है मिस्टर सुरेंद्र डुग्गर, जो 32 साल से मेंबर हैं। बहुत एक्सपीरियंस है, इन्होंने देखा है कि NSCI क्या होता था 3 दशक पहले और आज क्या हो रहा है। तो इनसे सुनते हैं NSCI की कहानी, और NSCI कैसे निरंतर, जो कि हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड में फॉल, जो डिसकंटेंटमेंट हो रहा है मेंबर्स के साथ में, क्यों हो रहा है, ये प्रफुल्ल जी जरा पहले आप बताइएगा। थैंक यू भार्गव जी। नमस्कार NSCI मेंबर लोग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 1991 से इस क्लब में रेगुलर बेसिस पे आ रहा हूं। 91 से लेके 2005 तक मैंने देखा कि BC चावला जी ने इस क्लब की जो प्रोग्रेस की है वो देखने लायक है, और आज सब आप देख ही रहे, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने उस समय तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। 1991 से लेके 2005 तक करीब क्लब की स्ट्रेंथ उस समय मेरे ख्याल से कुछ 7000 मेंबर की थी, और 91 में जब मैं मेंबर बना तो मैंने सिर्फ 1 लाख रुपया देके मेंबर बना था। 2005 से लेके 2022 तक करीब हमारे क्लब की अब स्ट्रेंथ है 18,000 मेंबर की, और उन मेंबर से करीब हर समय कभी 20 लाख 30 लाख या 60 लाख रुपए की मेंबरशिप ली गई है। आज मैं क्लब की जो परिस्थिति देखता हूँ बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। हर समय हमें ये सुनने को मिलता है कि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास फाइनेंस नहीं है, क्लब के पास की सारी FDs जो है वो खत्म हो गई है। तो ये परिस्थिति सुनने के बाद मुझे लगता है कि इतने मेंबर का जो सब पैसा आया, आखिर वो पैसा गया कहाँ खर्च हुआ? जब BC चावला जी ने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सब खड़ा कर दिया था उस समय, तो ये पैसे कहाँ गए? भार्गव जी, मैं आपको पूछता हूँ कि आप बताएं, अगर आपको कुछ पता है तो ये हम कहाँ गए रॉन्ग? देखिए, एक तो होता है कि जो गवर्निंग टीम होती है ना, वो कितनी काबिल है, कितनी कमिटेड है, कितना उनका फोकस क्या है। अगर मेंबर्स की तरफ फोकस है तो स्वाभाविक है वो डिसीजन सही लेंगे।
तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं वो लोग इसलिए वोट डालते हैं क्योंकि वो मेरे भाई का दोस्त है, मेरी बिल्डिंग में रहता है, तो उसने रेकमेंड किया है, ना कि क्लब को देख के क्या ये काबिल आदमी है कि नहीं है। तो मैं इससे पहले कि अपने विचार और आगे रखूं, मैं सुनना चाहूँगा सुरेंद्र दुग्गड़ जी से, क्योंकि ये भी बहुत पुराने मेंबर हैं, तो राजनीति में भी रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ चुके हैं और ये बहुत कुछ क्लब के बारे में जानते हैं। एक विशेष उल्लेख जरूर करिएगा, जरूर जरूर, कि अगर आप जानना चाहें कि चावला जी ने क्रिएट किया, जैसे कि प्रफुल्ल जैन जी ने बताया, लेकिन मेरे को यह बताया गया है कि उनके अगेंस्ट चार्जेस भी लगाए थे, वो कितना सही था और ये क्यों ऐसा होता है कि जो काम करता है उसके विरोध बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं जो कि ठीक तरह का वातावरण नहीं बनाता है। दुग्गड़ जी बताइए। देखिए भार्गव जी, ये मैं आपकी बात से और प्रफुल्ल भाई की बात से सहमत हूँ कि बीसी चावला और उसके साथ में मैं एक नाम और जोड़ना चाहूँगा, सुभाष जी चोपड़ा, जिनको हम भूल नहीं सकते, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये असंभव था। ये जो इतना बड़ा विशाल स्टेडियम आप देख रहे हो, ये भाई साहब सुभाष चोपड़ा जी की वजह से इस मुकाम तक पहुंच पाए। अब आप ये देखिए कि जब आपने एक महल और एक इंस्टीट्यूशन खड़ी तो कर दी, लेकिन उस खड़े करने के बाद में उसके ऑपरेशनल आपको उसको करना नहीं आता है। आप बोलते हो कि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है। अरे जब आप एक्सपर्टीज नहीं है तो आप एक्सपर्टीज क्रिएट करो। आज हमारे देश में एक्सपर्टीज की कमी नहीं है। आज आप इतनी बड़ी संस्था चलाने के लिए बैठे हैं और आप इस एक्सपर्टीज नहीं है करके आप उस संस्था को एक नुकसान के मुकाम पे ले जा रहे हैं। आप बार बार कह रहे हैं कि हमारी क्लब की स्थिति दयनीय है, आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। जब आप आपके क्लब के बजट को नहीं समझ पा रहे हो, जब आप आपके बजट को एक मुकाम नहीं दे पा रहे हो और आप एक चीज की कॉस्टिंग को नहीं समझ पा रहे हो और उसके बाद आप उस चीज को आउटसोर्स करने लग जाते हो, आप टेंडर नहीं निकालते हो, आप उसकी कोई मिनिमम गारंटी नहीं लेते हो और आप रूल्स रेगुलेशन फाइल ये नहीं करना चाहते हो, जब आप कोई मानदंड नहीं तैयार करते हो और उसकी आप पेनल्टीज भरते हो गवर्नमेंट में जाके, आपकी अनियमितताओं का भुगतान क्लब के पैसों से किया जा रहा है जो एक मेंबर की जमा की हुई संपत्ति है, तो वो नुकसान किसके लिए किया जा रहा है? जब हम गाड़ी को रोड ट्रैक पे, राउंड ट्रैक पे, गलत ट्रैक पे लेके जाएंगे तब एक्सीडेंट होंगे। ये हमारे को एक्सीडेंट करे जा रहे हैं। दुग्गड़ जी, आपने एक बात बहुत कही, बहुत बढ़िया कही, एक्सपर्टीज के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आपके पास 60 सेंट्रल काउंसिल के मेंबर्स होते हैं। आपको मौका मिलता है कि आप टैलेंटेड मेंबर्स को खड़ा करें इलेक्शन के अंदर में, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों को खड़ा करना चाहेंगे जो कि आपके यस मैन बन जाए, कि आप कोई डिस्कशन लेते हैं लेकिन कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो दोष कुछ हद तक मेंबर्स का भी है। वो क्यों इलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो कि क्लब के हित में काम नहीं कर सकते हैं, उनके पास में कॉम्पिटेंस नहीं है। ये रोना कि हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, ये गलत होगा। हम भारतवर्ष के लोग जो हैं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को चला रहे हैं और ये कहें कि वहाँ पर टैलेंट नहीं है, हम लोग टैलेंट को स्पॉट नहीं कर पा रहे हैं। और टैलेंटेड लोग जब तक आगे नहीं आएंगे क्लब के लिए तो क्लब अच्छे राह पे नहीं चल सकता है। तो मेरी गुजारिश है मेंबर्स से कि कम से कम इस बार 7 अप्रैल को जब आप इलेक्शन के लिए वोट करें, सही कैंडिडेट के लिए वोट करें। ये बहुत जरूरी है अगर हमको क्लब को सुधारना है, क्लब के फाइनेंसेस को सुधारना है, क्योंकि जब तक क्लब का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, मेंबर विल नॉट फील सेटिस्फाइड। एंड दैट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल वोटर्स, कम इन लार्ज नंबर्स ऑन 7th of April, वोट फॉर एन इफेक्टिव अपोजिशन। जब अपोजिशन अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, तो कोई मैनेजमेंट गलत डिसीजन नहीं लेगा। ये उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम बात करते रहे, तमाम मेंबर्स चाहते हैं कि क्लब की एक्सक्लूसिविटी मेंटेन की जाए, बाहर के लोगों को नहीं आने दिया जाए, लेकिन फिर भी मैनेजमेंट ने क्या किया है, अपनी मनमर्जी से लामार्क क्रिएट किया, प्राइवेट कंपनी को दिया और आउटसाइडर्स को अलाउ किया। पेडल कोड इज अनदर वन। आगे आगे चलते जाएंगे, वो सेम उदाहरण देंगे कि क्लब की वित्तीय स्थिति दयनीय है, गंभीर है, नाजुक है, इसलिए हमको बाहर फैसिलिटी को खोलना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से गलत है और बेस्ट चीज है कि 7 अप्रैल को एक रेफरेंडम की तरह समझा जाए कि इफ यू डू नॉट वांट दिस प्रैक्टिस टू कंटिन्यू,
Don't vote for those who have taken such a decision. बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र दुग्गल जी, धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र भार्गव, मैं एयर इंडिया का फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और आपकी तरह NSCI का एक सदस्य है। मैनेजमेंट ने पिछले कुछ दिनों में कहा कि हमको अक्टूबर 2023 में डोम का OC मिला। उसके पश्चात उन्होंने मोनेटाइजेशन प्रोसेस चालू किया, जैसे कि क्लब के रेवेन्यूज को बढ़ाया जा सके। और ये बढ़ाना इसलिए भी आवश्यक है उनके दृष्टिकोण से कि क्लब के पास पैसा नहीं है और उनका जो रोड मैप जैसे वो आगे चल रहे हैं यही है कि डोम को कैसे मोनेटाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जाए। डोम का एक इतिहास है। हम सुनना चाहेंगे प्रफुल्ल जैन से, जो कि लगभग 30-32 साल से मेंबर हैं, कि उन्होंने क्या देखा कि डोम के अंदर में, और जो BMC के साथ कंट्रोवर्सी थी, बहुत सारी लोग बातें करते हैं, आप फोकस करेंगे इसके ऊपर जैसे कि आम मेंबर्स को सच्चाई पता लग सके। ये बहुत जरूरी है कि वो जाने कि क्या इतिहास है, कैसे पेनल्टी देना पड़ा, कैसे पैसा लगाना और कैसे हमारे FGs को भुनाया गया जैसे कि हम उनको पेमेंट कर सकें। प्रफुल्ल जैन जी, धन्यवाद भार्गव जी। और जरूर ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है BMC का, क्योंकि लोगों को मैनेजमेंट ने भ्रमित कर दिया है कि हमने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए 60 करोड़ रुपए दिए। क्यों दिए, किस लिए दिए, उस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सिर्फ कहा कि हमने इतने पैसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लाने के लिए दिए। मैं सब NSCI के मेंबर को बताना चाहूँगा कि 2017 में मैं मैनेजमेंट की टीम के साथ जुड़ा और फिर मैनेजमेंट ने मुझे BMC के पेनल्टीज के और ब्रीचेस के लिए मुझे हेल्प करने के लिए कहा गया। मैं उन सब ब्रीचेस पेनल्टीज की फाइल को मैंने स्टडी की। स्टडी करने के बाद मुझे ये पता चला कि हमारी एक्चुअल पेनल्टी जो हमको भरनी थी वो सिर्फ 17 करोड़ की थी। और ये पेनल्टी किस चीज के लिए थी, दैट कि ये मिसयूज जो डोम किया गया उसके लिए पेनल्टी थी। अच्छा, मिसयूज कौन कर रहे थे? जिन वेंडर्स को हमने डोम के हॉल्स चलाने के लिए दिए वो इसमें से पैसा बना रहे थे, लेकिन उनका मिसयूज किया हुआ पेनल्टी को हमको भरने के लिए BMC ने नोटिस दिया। उस समय अगर हम 2018-19 में भरते तो करीब करीब 16-17 करोड़ था, लेकिन फिर इस मैटर को इन्होंने ऐसे ही रखा और क्लब को, वेंडर्स को मिसयूज करने के लिए, उनको पैसे कमाने के लिए उनके हाथ में ऐसे ही जगह दे के रखी। 2022 तक ये 17-18 करोड़ जो थे वो 160 करोड़ रुपीस में कन्वर्ट हो गए और CAG अपॉइंट कर दिया गया क्लब के ऊपर। CAG अपॉइंट होने के बाद ये मैटर लोकायुक्त के पास चली गई, जस्टिस कानाडे के पास। एक बात मैं आप सब मेंबर लोगों को बताना चाहता हूं कि जब ये मैटर लोकायुक्त में जस्टिस कानाडे के पास कोर्ट में आई तो हमने काउंसिल अपॉइंट किए थे क्लब की तरफ से, लेकिन अचरज की बात है कि जिस दिन वर्चुअल हियरिंग थी उस समय कोई भी हमारे काउंसिल, क्लब के एडवोकेट्स कोई भी नहीं थे एक्सेप्ट माई सेल्फ। हमने जस्टिस कानाडे जी के सामने रिप्रेजेंट करके इस मैटर को रिमांड बैक करवाया और रिमांड बैक करवाने के बाद इस मैटर को वापस BMC के ऑफिसर के पास रिप्रेजेंट करवा के ये काम फिर पेनल्टी कम करवाई। तो इनका जो कहना है कि ये पेनल्टी उन्होंने कम की, यह सही नहीं है। भार्गव जी, आप समझ लीजिए कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि अगर हम BMC के नॉर्म्स के हिसाब से पूरा कंप्लीट करते हैं तो BMC एक लेटर देती है which says that it is safe to occupy this premises. There is no charges for it. So ये जो बोलना है इनका कि हमने 60 करोड़ दिए हैं, ये पेनल्टी और ब्रीचेस है, नॉट ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ये आप जो बेसिकली कह रहे हैं कि काफी कुछ प्रॉब्लम जो है वो सेल्फ क्रिएटेड है। हमने अपने ऊपर का बैल मुझे मार, वो बात हो गई। सही, एकदम सही बात कर रहे हैं। संदेश मेंबर्स के लिए अगेन सेम है, कृपया करके बेस्ट कैंडिडेट्स को चुने। और मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ कि यूनाइटेड एक्टिव फोर्स ने एक ड्यू डिलिजेंस किया मेंबर्स को सिलेक्ट करने के लिए। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उसमें एक्सपर्टीज है, उनकी ऑनेस्टी के ऊपर कोई शंका नहीं है। हर चीज दृष्टिकोण से आप देखें, दे कैन बी एसेट्स फॉर द क्लब। तो इसलिए 7 अप्रैल को जब आप वोट डालने जाएं
याद रखें, यूनाइटेड एक्टिव फोर्स एक अकेली ऐसी फोर्स है जो इस समय क्लब को इफेक्टिव अपोजिशन दे सकती है और आगे वाले सालों में प्रॉपर मैनेजमेंट प्रदान कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी डिबेट को सुनने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र भार्गव है। मैं एयर इंडिया का फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। पिछले कुछ दिनों में आपने हमारे बहुत सारे वीडियो देखे, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये हमारी ओर से, यूनाइटेड एक्टिव फोर्स की ओर से आखिरी वीडियो होगा। हमने इन वीडियो के द्वारा आपको बहुत सारी जानकारी दी कि हमारा क्लब कहाँ, किस दिशा में जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमने आपके समक्ष रखा वो ये था कि क्लब की मैनेजमेंट ने कुछ फैसिलिटीज बाहर वालों के लिए खोल दी, जैसे कि लामार, पेडल कोर्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि आप सब जानते हैं। और तमाम मेंबरशिप जो NSCI की है वो एक मत में कह रही है कि ये डिसीजन गलत था। अब कुछ ही समय के बाद वोटिंग चालू होगी। हमारा आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है कि आप सोचें कि क्लब के हित में कौन सी टीम काम कर रही है। यूनाइटेड एक्टिव फोर्स ने आपके समक्ष अच्छे कैंडिडेट्स रखे हैं, बोथ मुंबई में और दिल्ली के अंदर में। तो मेरा आप सब लोग से आग्रह है कि जब आप वोट डालने जाएं तो कृपया करके सोचें क्लब के भविष्य के लिए कौन काम करेगा, किसके ऐसे क्रेडेंशियल्स हैं जो कि क्लब के लिए बहुत ज़्यादा विजन है उनके पास में और वो सही में काम करेंगे। तो मेरी आपसे फाइनल रिक्वेस्ट, मेक और ब्रेक की बात है क्लब के लिए। Please vote United Active Force candidates and vote them with a thumping majority, जैसे कि ये जो मनमानी चल रही है क्लब के अंदर में, ये समाप्त की जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद and I look forward to your coming on April 7 to NSCI both in Mumbai and Delhi and to vote for United Active Force candidates. Thank you. मेरा नाम सुरेंद्र दुग्गड़ है। आने वाले 7 अप्रैल के चुनाव में मैं भी एक उम्मीदवार हूँ। सबसे पहले तो मुझे खुशी है कि मैं इस NSCI का सदस्य हूं जो बम्बई के अरब सागर के किनारे स्थित है, जो अपने आप में एक गौरव का विषय है। मैं ये सब बातों से हटके एक क्लब के आम मेंबर की तरह सोचता हूं कि हमारे जो मूलभूत जो हमारी जो सुविधाएं हैं, जैसे सबसे पहले मैं आपका ध्यान आकर्षण करूंगा हमारा कंज्यूमर स्टोर। कंज्यूमर स्टोर में मैंने भी 2012 में कन्वीनरशिप की है और हमारा एक छोटा कंज्यूमर स्टोर हुआ करता था जो आज की लाइब्रेरी है। आज का कंज्यूमर स्टोर बहुत विशाल है और उस विशाल कंज्यूमर स्टोर में आप अगर एक आम मेंबर की अगर प्रतिक्रिया सुनेंगे, उस प्रतिक्रिया के अंदर एक बेसिक चीज होती है घर की सब्जी और फल। आप उसको जाके अगर किसी भी महिला को, हमारे जो गृहिणी को, अगर आप उसका एक कमेंट लेंगे और एक कंप्लेन बुक देखेंगे, उस कंप्लेन बुक में आप देखेंगे कि हमारी सब्जियां, हमारे फल क्वालिटी में बराबर नहीं है और उसकी जो रेट है वो मार्केट के कंपैरिजन में हायर है। मैं ज़्यादा सब्जेक्ट पे, उसके कंज्यूमर स्टोर के ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में नहीं जाऊँगा। मैं एक मूलभूत पे एक चीज़ पे जा रहा हूँ। अगर हमारे वहाँ पे कंपैरिजन में क्वालिटी और रेट का अगर अंतर है तो हमारे मैनेजमेंट ने उसको ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए? क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको आउटसोर्स कर दिया। तो इसके लिए उसका खामियाजा मेंबरों को भुगतना पड़ रहा है। दूसरा विषय सोडा फाउंटेन। एक छोटा सा सोडा फाउंटेन जो क्लब ने आउटसोर्स किया हुआ है। एक मेंबर को फल खाना है, जूस पीना है, उसको कुछ दूसरी चीजें उसमें से लेनी है। एक मिनरल वाटर की बोतल जो 20 रुपए MRP है, जो वहाँ पे क्लब में 25 रुपए के ऊपर बिक रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उसको भी आउटसोर्स किया है। अभी तीसरा विषय ज्वलंत लामार। अरे आपने इतनी बढ़िया 15,000 फुट जगह को बिना मिनिमम गारंटी के, बिना रॉयल्टी के, आउटसाइडर अलाउड और सबसे महत्वपूर्ण टेंडर तक नहीं किया आपने। अरे ये कैसा पारदर्शिता है? कोई भी संस्था में आप टेंडर नहीं करेंगे, आप अपनी मनमानी चलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेजोरिटी में है। आज ये मेजोरिटी के अंदर उनको इस तरीके का नशा हो गया है कि आम मेंबर की कोई भी बात की सुनवाई नहीं हो रही है। पेडल कोर्ट इसका उदाहरण है, वो भी आउटसोर्स है। आप उस परिसर में जाके अगर अपने को सोचेंगे तो हम आउटसोर्स की तरफ पूरा आउटसोर्स चले गए हैं। हमारा डोम आउटसोर्स, हमारा रॉयल पैलेस आउटसोर्स, पैलेस हॉल आउटसोर्स, पेडल कोर्ट आउटसोर्स, उसके बाद में लामार आउटसोर्स। अभी आप देखिए इंपीरियल लॉन्ज आउटसोर्स और हमारा स्टोर आउटसोर्स। हम कहाँ बचे हैं?
हम कहाँ खड़े हैं और कौन सी दिशा में जा रहे हैं। मेंबरों को इसका संज्ञान लेना है और इसका जवाब आने वाले 7 अप्रैल रविवार को 6 सीट दिल्ली, 6 सीट बम्बई के जो चुनाव हो रहे हैं, यूनाइटेड एक्टिव फोर्स के सदस्यों को, उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिता के इसका जवाब आपको देना है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र भार्गव है। मैं 72 ईयर्स ओल्ड हूँ। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा चेंज इसलिए किया है क्योंकि हमारे क्लब में बहुत सारे मेंबर्स हैं जो 70 प्लस हैं, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। तो मैं केवल आश्वासन देना चाहता हूँ यूनाइटेड एक्टिव फोर्स के बिहाफ पर कि हम लोग आपकी रिक्वायरमेंट, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको ध्यान में रख के चेंजेस लेके आएंगे NSCI में। एक उदाहरण जो कि मेरे को सुपर सीनियर सिटीजन जो कि 80 साल से ज़्यादा ने कहा कि क्या कारण है कि क्लब में ऑफिस बेयरर्स के लिए तो रिजर्व पार्किंग है, जबकि ऑफिस शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए नहीं। और जब 80 प्लस के लोग बेसमेंट में जाके पार्किंग करते हैं, वो सेफ नहीं होता। तो ये तो केवल एक उदाहरण है कि हम कैसे हर कैटेगरी के मेंबर्स के लिए नए प्रोजेक्ट लेके आएंगे, जैसे कि उनको सुविधा हो, उनका जो क्लब का एक्सपीरियंस हो उसमें सुधार हो। डिलाइट बोलते हैं ना, मेंबर्स डिलाइट, वो हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Hi, I'm Suruchi Agarwal. I'm a computer engineer and an MBA in marketing and finance. I am currently running my own business, a career counseling firm for students from their 8th onwards up to their postgraduate studies, guiding them towards the right path. Over the years, I have grown up learning swimming, Zumba, yoga at NSCI. My parents used to bring me. I've thrown a lot of my birthday parties at NSCI. But today when I think about doing the same thing for my children, it scares me. Because the club has remained the exact same in all these years, from my childhood to now the future's childhood. There has been no change, no growth. The amenities remain the exact same. The changing rooms in the swimming pool, in the other courts, it's the exact same. There are no new additions. The youth today, they are doing so many different things. There are different sports, there are newer developments. But there has been no consideration for that. Considering that we as the youth want newer things, we have better ideas, we have different perceptions. I think these things must also be considered when we look at the club as a whole. And that is also the reason why we don't see too many of the younger members using the club facilities, except for when they just come and play the sports. And that too, there are so many non-members allowed that the exclusivity has completely gone. So I request you, I ask for your vote. Please come and support us so that we can make the change. We are here to bring about a big change. I'm from the United Active Force team. On this Sunday, 7th April, morning 7:30 to evening 7:30, please come and support us, come and vote for us and see the change happen. Thank you. Hello members, I am Shweta Jain. I am from United Active Force team. I'm a fashion designer as a profession since 20 years. Our team agenda is transparency in accounts and tendering process. Make our club facilities utilize more for our members rather than non-members. This club is utilized by non-members more, like Lamar, we have paddle courts, we have tennis courts, swimming pool. Why the non-members are utilizing this club? Please request you to come vote for our team United Active Force on 7th of April, 7:30 AM to 7:30 PM. Please vote for change. I'll be waiting for you. Thank you very much.